चलो तो आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब जो चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ये पता चलता है इसके एक्चुअल नेम से, यानी जो नेमिंग इस चैप्टर को एनसीईआरटी देती है उस नेमिंग से। एनसीईआरटी क्या कहती है, कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो यहां से पता चलता है कि चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, किस चीज के लिए, किस फंक्शन के लिए ये सिस्टम बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे पहली टर्म, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और उनकी एलिमिनेशन किस तरह से की जाती है, एलिमिनेट कैसे किया जाता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का। ठीक है, समझ रहे हो? चलो तो यहाँ सबसे पहले टर्म आती है एक्सक्रीटरी सिस्टम है एक्सक्रीशन। सबसे पहली टर्म है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होती है, तो ये इसका आंसर या इसकी डेफिनेशन हमें इस नाम से पता चल रही है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की एलिमिनेशन जो होती है यही तो एक्सक्रीशन है। इसीलिए तो इस सिस्टम को, ये फंक्शन परफॉर्म करने वाले सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला गया। क्लियर है? एक्सक्रीशन क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। बट यहां ध्यान देना किस वेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस यानी वो वेस्ट मटेरियल जिसके अंदर नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी। हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर निकालना, ये एक्सक्रीशन कहलाती है। भाई सिर्फ नाइट्रोजनस क्यों, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना भी तो एक्सक्रीशन हो सकती है। तो देखो अगर हम बात करें एक्चुअली हमारी बॉडी में बनने वाले वेस्ट कितनी तरह के होते हैं, तो बेसिकली उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। किस बेसिस पे, नाइट्रोजन की प्रेजेंस के बेसिस पे। क्लियर है? एक जिसके अंदर नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजिनस, और दूसरा जिसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होती, नॉन नाइट्रोजिनस। क्लियर? नाइट्रोजिनस वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट होगा, और नॉन नाइट्रोजिनस इसमें नाइट्रोजन नहीं होगी, नाइट्रोजन एब्सेंट है। चलो अब बात करें कौन कौन से वेस्ट हैं जो नाइट्रोजन कंटेनिंग है, तो यहां भी तीन तरह के वेस्ट स्टडी किए जाते हैं, और ये तीन तरह के वेस्ट हैं मेनली अमोनिया, NH3 बोल दो या NH4+ बोल दो, अमोनियम आयन बोल दो। क्लियर है? सेकंड है यूरिया, फॉर्मूला होता है NH2CONH2। क्लियर है? ये है यूरिया। नेक्स्ट थर्ड है यूरिक एसिड। क्लियर है? यूरिक एसिड क्या होता है, अब तुम लोग पूछोगे, तो देखो ये होता है 2,6,8 ट्राईऑक्सी प्यूरीन के सेकंड, सिक्स्थ और एट्थ कार्बन पे ऑक्सीजन लगा दो, ट्राईऑक्सी प्यूरीन, ये यूरिक एसिड बन जाएगा। क्लियर है? तो तीन तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नॉन नाइट्रोजनस कौन से होते हैं, नॉन नाइट्रोजनस के एग्जांपल में आता है हमारी बॉडी में बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और CO2 का रिमूवल कैसे होता है, CO2 का रिमूवल कैसे होता है, ये हम अभी जस्ट पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। कैसे होता है CO2 का रिमूवल, एक्सपायरेशन के थ्रू। तो क्या वो सिस्टम हम लोग स्टडी कर चुके हैं? हाँ, तो हम लोग इसकी बात क्यों करें भाई यहाँ, तो ये सिस्टम पर्टिकुलर है नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल के लिए। नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट यानी CO2 हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू रिमूव करते हैं। क्लियर है? तो इसमें सिर्फ नाइट्रोजनस की बात करेंगे हम लोग, समझ रहे हो? नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट या मेजर फंक्शन है, समझ रहे हो, जिसे एक्सक्रीशन कहते हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स और ब्रॉड फंक्शन है, इसको एक बार होल्ड करते हैं, एक
छुट्टू सा इत्तू सा फंक्शन और है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, उसको पहले निपटा लेते हैं। ये छोटा या माइनर फंक्शन क्या है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो ये फंक्शन है, इसे हम लोग कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। तो देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम दो फंक्शन परफॉर्म करता है, पहला एक्सक्रीशन, दूसरा ओस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना बॉडी से, और ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है, तो भाई इसके नाम से एक बू नहीं आ रही तुम लोगों को, इसके नाम से कुछ रिलेट नहीं कर पा रहे हो क्या तुम लोग? ओस्मो, ओस्मो और रेगुलेशन। ओस्मो क्या होता है और रेगुलेशन क्या होती है? तो ओस्मो वर्ड रिलेट करता है ओस्मोलैरिटी को। क्लियर है? सुना होगा कभी कहीं भूले बिसरे किन्हीं की यादों में, सुना है ओस्मोलैरिटी। ओस्मोसिस सुना है, समझ रहे हो? अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। किस वजह से होता है? ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर है? तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है उसे बोलते हैं ओस्मोलैरिटी, यानी वाटर के अंदर, क्लियर है, वाटर के अंदर साल्ट कितने हैं, वाटर और साल्ट का बैलेंस, ये होता है ओस्मोलैरिटी। और इस ओस्मोलैरिटी को बनाए रखना, यानी बॉडी में वाटर साल्ट बैलेंस मेंटेन रखना, ओस्मोलैरिटी मेंटेन रखना, ये ओस्मोलैरिटी को रेगुलेट करना है, ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन होता है मेंटेन या मेंटेनिंग ओस्मोलैरिटी, ओस्मोलैरिटी, ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करना ओस्मो रेगुलेशन है। ओस्मोलैरिटी क्या होती है? भाई ओस्मोलैरिटी लिख लो, ओस्मोलैरिटी है बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट का बैलेंस, वाटर साल्ट बैलेंस। क्लियर? तो वाटर साल्ट बैलेंस को मेंटेन रखना ओस्मो रेगुलेशन होता है। क्लियर? अब ओस्मो रेगुलेशन का सेंटर कहाँ है हमारी बॉडी में? मतलब फंक्शन तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कर रहे हैं, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का सेकेंडरी फंक्शन है, माइनर फंक्शन है ये, बट इसका सेंटर कौन है, कंट्रोलिंग सेंटर कहाँ है ओस्मो रेगुलेशन का? तो इसे हम लोग बोलते हैं ओस्मो रेगुलेटरी, ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर। और ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर हमारी बॉडी में है हमारा हाइपोथैलेमस। क्लियर है? हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस याद है ना क्या है? थैलेमस का नीचे वाला भाग। थैलेमस क्या है? डायनसेफेलोन का पोस्टीरियर पार्ट, समझ रहे हो? ये है हाइपोथैलेमस। ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर हाइपोथैलेमस है। तो यहां से सिग्नल आते हैं और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम फंक्शन परफॉर्म करता है ओस्मो रेगुलेशन का। ओस्मो रेगुलेशन क्या है? ओस्मोलैरिटी को मेंटेन रखना। ओस्मोलैरिटी वाटर साल्ट बैलेंस है। क्लियर है? समझ रहे हो? ये हुआ ओस्मो रेगुलेशन। कंप्लीट नहीं हुआ है, जस्ट हम लोगों ने जाना कि फंक्शन कौन सा है। क्लियर है? अब यहाँ ओस्मोलैरिटी मेंटेन की जाएगी, तो भाई ओस्मोलैरिटी मेंटेन की जाएगी तो कुछ यहाँ ओस्मोलैरिटी के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स दो तरह के हो जाते हैं, या तो ओस्मो रेगुलेशन कर पाए या ओस्मो रेगुलेशन ना कर पाए, मतलब ओस्मोलैरिटी मेंटेन कर पाए या ओस्मोलैरिटी मेंटेन ना कर पाए। क्लियर है? समझ लो। तो ओस्मो रेगुलेशन के बेस पे या ओस्मोलैरिटी के बेस पे दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। क्लियर है? देखो कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो रेगुलेशन के बेस पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म बताए जाते हैं। पहला, जो ओस्मो रेगुलेशन ना कर पाए, यानी ओस्मोलैरिटी को मेंटेन ना रख पाए, वो है ओस्मो कन्फर्मर, ओस्मो कन्फर्मर्स। क्लियर है? और दूसरा जो ओस्मो रेगुलेशन कर ले, ओस्मोलैरिटी को मेंटेन रखे, बनाए रखे, वो है ओस्मो रेगुलेशन करने वाला ओस्मो रेगुलेटर। क्लियर? रेगुलेटर का क्या मतलब होता है? ये रेगुलेट करता है किसी चीज को। क्लियर है?
ओस्मो रेगुलेटर। समझ रहे हो किस चीज को? ऑस्मोलैरिटी को, यानी ऑस्मो रेगुलेशन हो रही है। क्लियर है? तो देखो ऑस्मो कन्फर्मर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। रेगुलेट करने का, मेंटेन करने का मतलब है कि भाई हमारे बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट एक फिक्स अमाउंट में होने चाहिए, ना तो इससे कम ना इससे ज्यादा। इतने हैं तो इतने ही होने चाहिए। समझ रहे हो? इसे कहते हैं मेंटेन करना, रेगुलेट करना। क्लियर है? अब ये किस तरह से होता है? तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म, जो ये मेंटेन कर पाए और जो ये मेंटेन ना कर पाए। समझ रहे हो? पहले ना कर पाए इनकी बात करते हैं। तो इनके अंदर क्या होगा? इनकी ओस्मोलैरिटी यानी वाटर साल्ट बैलेंस, ओस्मोलैरिटी। और ये वाटर साल्ट बैलेंस कहाँ होगा? हमारे बॉडी के फ्लूइड्स का। समझ रहे हो? ओस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स changes according to the change in external environment। इनके बॉडी की ऑस्मोलैरिटी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो जाने के कारण चेंज हो जाएगी। मतलब क्या है भी, तुम लोग समझो, यहाँ ओस्मोलैरिटी वही रोल प्ले कर रही है जैसा टेम्परेचर प्ले करता है। मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपनी ओस्मोलैरिटी मेंटेन नहीं कर पाते। तुम लोग रिलेट करके चलो, ऑर्गेनिजम्स अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? मतलब बाहर अगर टेम्परेचर बहुत डाउन चला गया तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कतई डाउन चला जाएगा। बाहर अगर आग लगी हुई है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। हमारे साथ ऐसा होता है कतई, चाहे शिमला में खड़ा कर दो, चाहे कुफरी मनाली में खड़ा कर दो, बॉडी का टेम्परेचर नहीं हिलने देंगे। चाहे कुछ हो जाए, चाहे सारा घर फूंक दो, बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे। समझ रहे हो ना? तो हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स, एक कांस्टेंट वैल्यू है 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी टेम्परेचर की, वो मेंटेन रखते हैं। तो हम लोग थर्मो रेगुलेटर्स हैं। इसी तरह हम लोग ओस्मोलैरिटी मेंटेन रखते हैं, तो ओस्मो रेगुलेटर्स हो गए। ये मेंटेन नहीं रख पाते, इसलिए ओस्मो कन्फर्मर। क्लियर है? चलो, इनकी बॉडी फ्लूइड की ओस्मोलैरिटी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। जबकि ओस्मो रेगुलेटर्स कौन से होंगे? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, मेंटेन अ कांस्टेंट osmolarity of body fluids all the time। हमेशा एक कांस्टेंट osmolarity बना करके रखेंगे। क्लियर है? इनके बॉडी फ्लूइड्स का वाटर साल्ट बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, एक फिक्स है तो फिक्स रहेगा। समझ रहे हो? जबकि यहाँ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज कर दिया तो चेंज आ जाएगा। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, यानी एग्जाम्पल किसके? ओस्मो कन्फर्मर के। ठीक है? ओस्मो कन्फर्मर जो एक फिक्स ओस्मोलैरिटी मेंटेन ना रख पाए, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें आते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे हमारे इनवर्टिब्रेट्स, ऑल इनवर्टिब्रेट्स। तो यहां ध्यान देने वाली चीज है, ऑल इनवर्टिब्रेट्स बोल रहा हूं, मतलब वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा। समझ रहे हो? यानी फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, मैमल्स को छोड़ करके बाकी सारे। अबे मतलब बंदा रेगिस्तान में खड़ा है और उसका वाटर साल्ट बैलेंस क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आने से चेंज हो जाएगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आने से चेंज तो होता है, बट भाई रेगिस्तान में कैसा चेंज आएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर साल्ट बैलेंस में? बाहर कौन सा चेंज आ रहा है? तो ये चेंज कहां होगा? जब ऑर्गेनिज्म वाटर में होगा। क्लियर है? एक्वेटिक होगा। समझ रहे हो? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होगा, तब बाहर एनवायरनमेंट में वाटर साल्ट बैलेंस बिगड़ने से अंदर का वाटर साल्ट बैलेंस भी बिगड़ जाएगा। ये बात है। तो यहाँ ऑल इनवर्टिब्रेट्स तो हैं, बट कैसे हैं? ऑल ओवर एक्वेटिक है, यानी मेनली मराइन है। ठीक है? मराइन, समुद्री। क्लियर है? एक्वेटिक में भी तो वो ना जो
वाटर और साल्ट ऐसी कंडीशन में रहे जहां वाटर भी और साल्ट भी हो। तो वाटर के अंदर साल्ट कहाँ होते हैं? समुद्री पानी में, एक्वेटिक हैबिटेट की मराइन कंडीशन में। क्लियर है? तो ऑल मराइन इनवर्टिब्रेट्स बोल सकते हो तुम लोग, विद एन एक्सेप्शन ऑफ मिक्सिन। मिक्सिन को कहा जाता है हैगफिश। हैगफिश है ये, और ये एक वर्टिब्रेट है, ऐसा है ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है, बट इसके अंदर क्या होता है? ओस्मोलैरिटी मेंटेन नहीं रह पाती, ओस्मो रेगुलेशन नहीं होता। तो यहां एक्सेप्शन है, ये है एक्सेप्शन मिक्सिन। तो देखो सारे मराइन इनवर्टिब्रेट्स और मिक्सिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी ओस्मोलैरिटी चेंज हो जाती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आने से। जबकि ओस्मो रेगुलेटर्स जो कि एक फिक्स ओस्मोलैरिटी मेंटेन रख पाते हैं, वो कौन से हैं? तो यहां एग्जांपल आते हैं सारे वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स भी किसे छोड़कर? एक्सेप्ट गद्दार को छोड़कर। कौन है गद्दार? गद्दार है मिक्सिन। क्लियर है? तो मिक्सिन को छोड़ करके बाकी सारे वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? ओस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, अपनी बॉडी फ्लूइड्स की ओस्मोलैरिटी मेंटेन रखते हैं। क्लियर है? एक कांस्टेंट ओस्मोलैरिटी बनाए रखते हैं। ये है दो तरह के ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ ओस्मो रेगुलेशन। निपटाओ। हो गया? हो गया क्या? चलो, तो अब इनकी तो बात ही खत्म होगी। ये तो मेंटेन कर ही नहीं पाते, एक्सटर्नल में जैसा चेंज कर दो वैसा चेंज इनके अंदर आ जाएगा। तो इनके बारे में क्या बात करें? बात करते हैं जो रेगुलेट कर पाते हैं, जो रेगुलेट कर पाते हैं, ओस्मो रेगुलेटर्स की। भाई चलो मान लिया ये रेगुलेट करते हैं, बट ये रेगुलेट कैसे करते हैं? मतलब यहाँ रेगुलेशन का क्या तरीका अपनाया जाता है, क्या किस स्ट्रक्चर की, किस पार्ट की हेल्प ली जाती है? तो देखो यहां हम बात कर रहे हैं ओस्मो रेगुलेटर्स के some special structures that help in maintaining osmolarity, in maintaining a constant osmolarity। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो ये कांस्टेंट ओस्मोलैरिटी बनाए रखने में हेल्प करते हैं। वो स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं और होंगे किसके पास? अबे जाहिलो, इतनी सी बात तो पता ही है, वो उनके पास होंगे जो बनाए रखते हैं, ओस्मो रेगुलेटर्स के पास होंगे। ओस्मो रेगुलेटर्स के पास होंगे ओस्मोलैरिटी रेगुलेट करने वाले स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? तो इनमें आता है इंपॉर्टेंट, फर्स्ट है हमारा स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड पसीने वाली ग्रंथि जिससे पसीना आता है। पसीना क्यों आता है हमें? कभी किसी ने अपना पसीना टेस्ट किया है? डू यू टेस्ट योर स्वेट? टेस्ट किया? अबे यहां से रिंगे चल के आते हैं, बहता बहता मुंह में ही आएगा। अब मुंह में आ गया तो क्या टेस्ट नहीं किया तुम लोगों ने? कैसा होता है स्वाद? कैसा होता है स्वाद? बता दो, कोई बात नहीं। सॉल्टी, नमकीन नमकीन क्यों होता है? क्योंकि उसको एक्सक्रीट किया गया, उसको सिक्रीट किया गया है। कब? जब ओस्मो रेगुलेशन करना था, ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करना था। साल्ट बढ़ जाते हैं तो स्वेट के थ्रू ज्यादा साल्ट निकाल दिए जाते हैं बॉडी से बाहर, तो क्या होगा? एक तरह से वाटर साल्ट बैलेंस बना रहेगा। अगर बॉडी में वाटर बढ़ गया तो स्वेट के थ्रू वाटर निकाल दिया जाएगा। तो समझ लो मोटे इंसान जो होते हैं, मोटे आदमियों को पसीना ज्यादा आता है, पता है ना? समझ लो, क्योंकि उनमें फैट ज्यादा होता है। फैट ज्यादा यूज होगा, ऑक्सीडाइज होगा, वाटर ज्यादा बनेगा। वाटर ज्यादा होगा तो वाटर को पसीने के थ्रू बाहर निकाला जाता है, स्वेट के थ्रू। समझ रहे हो? ये होता है। तो पहला तो स्वेट ग्लैंड। दूसरा स्ट्रक्चर है यहाँ
कुछ ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलर साल्ट ग्लैंड रखते हैं, क्लियर है, साल्ट ग्लैंड। नेक्स्ट थर्ड ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, ये रखता है क्लोरीन सेल्स। थर्ड ऑर्गेनिज्म या थर्ड स्ट्रक्चर बोल दो, थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये रखते हैं क्लोरीन सेल्स, या फिर इन्हें बोला जाता है आयनोसाइट्स। आयनोसाइट्स, क्लियर है, समझ रहे हो। ये तीन स्ट्रक्चर्स है जो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन करने में हेल्प करते हैं, क्लियर है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। चलो, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन करने वाले या ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये तो बात हम लोगों ने जान ली भाई, ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक फिक्स कांस्टेंट ऑस्मोलैरिटी बनाए रखते हैं, बट कैसे बनाए रखते हैं, तो ये हम लोगों ने वो स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर लिए। बट अगर मैं फिर भी कहूँ कैसे बनाए रखते हैं, तो ये बात कैसे प्रूव करोगे तुम लोग, मैकेनिज्म से। तो देखते हैं भाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन क्यों रखना पड़ता है, यहीं से बात शुरू कर देते हैं। ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन क्यों करना पड़ता है, ऑस्मो रेगुलेशन एसेंशियल क्यों है। तो ऑस्मो रेगुलेशन एसेंशियल है क्योंकि अगर ऑस्मो रेगुलेशन नहीं हुआ तो ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारी कंसीक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी। किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, ये देखते हैं, ठीक है। अब भाई ये देखना है तो हम लोग किस ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करें, ऑर्गेनिजम्स वही सिलेक्ट किए जाएंगे जिनको ये प्रॉब्लम आ सकती है, जो इसका सॉल्यूशन करते हैं। मतलब ऑस्मोलैरिटी की प्रॉब्लम ज्यादातर किसे आ सकती है, एक तो हम यहाँ हैं तब दिक्कत आ सकती है, या हम लोग 10 फीट पानी के नीचे डूबे हैं तब ज्यादा दिक्कत आ सकती है। कब आ सकती है ऑस्मोलैरिटी की ज्यादा प्रॉब्लम, पानी के अंदर। तो हम उन ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं जो वाटर में रहते हैं, क्लियर है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को। फिर देखते हैं ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कैसे की जाती है, और ना मेंटेन हो तो क्या हो सकता है। तो देखो यहां हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइड हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म इन फ्रेश वाटर, ऑर्गेनिज्म इन फ्रेश वाटर। एक्वेटिक हैबिटेट भी तो दो तरह की होती है ना, एक तो फ्रेश वाटर जिसमें वाटर के कंपैरिजन में साल्ट बहुत कम हो, एक होता है ऑर्गेनिज्म इन मराइन वाटर, मराइन वाटर जहां वाटर के बजाय साल्ट बहुत ज्यादा हो, क्लियर है। तो ये दो कंडीशंस होती है, हम डिस्कस करेंगे, एक बार ऑर्गेनिज्म को फ्रेश वाटर में रखकर, एक बार ऑर्गेनिज्म को मराइन वाटर में रखकर, क्लियर है। तो देखो अगर ऑर्गेनिज्म को फ्रेश वाटर में रखा तो भाई सबसे पहले यहाँ ऑस्मोलैरिटी में दिक्कत आने वाली है ना, ऑस्मोलैरिटी में दिक्कत आएगी और उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इन कंडीशंस की ऑस्मोलैरिटी क्या है। मतलब सबसे पहले फ्रेश वाटर की ऑस्मोलैरिटी कितनी है, इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है, क्लियर है। अभी तो ऑस्मोलैरिटी में चेंज आएगा जब हमें इनका पता होगा, समझो। अब मुझे पता ही नहीं है कि मैं 10 कदम चलाऊं, 20 कदम चलाऊं, 30 कदम चलाऊं, मैं कैसे बताऊंगा कि मैं ज्यादा चलाऊं या कम चलाऊं, समझ रहे हो। तो चेंजेस कब बताए जा सकते हैं, जब हमें एक फिक्स अमाउंट पता हो। तो फिक्स अमाउंट है, फ्रेश वाटर की ऑस्मोलैरिटी होती है अप्रोक्सीमेटली 50 मिली ऑस्मोल, ये यूनिट है इसको मापने की, 50 मिली ऑस्मोल पर लीटर, क्लियर है। ये फ्रेश वाटर की ऑस्मोलैरिटी है। जबकि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, ये देख लेते हैं ऑस्मोलैरिटी, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी को ही तो मेंटेन करना है ना। तो एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की बॉडी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, ये होती है तकरीबन 200 से 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 200 से 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, क्लियर है। चलो अब यही बात अपन यहाँ करते हैं। अब तो ऑर्गेनिज्म थोड़ा ना चेंज हो जाएगा बुड़बुको, जीव तो वही रहा। अब चाहे हम लोगों को दरिया में फेंक दो या कुएं में डाल दो, हम थोड़ी बदल जाएंगे, हम तो वही घटिया के घटिया रहेंगे। मतलब ह्यूमन सबसे घटिया है ना, इसलिए चलो तारीफ कर रहा हूं तुम्हारी। ऑर्गेनिज्म की ऑस्मोलैरिटी चेंज नहीं होगी, वही रहेगी। ऑस्मोलैरिटी कितनी रहेगी, इसकी ऑस्मोलैरिटी है 200 से 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर,
200 से 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। क्लियर है? और दूसरा मराइन वाटर के हैबिटेट की, यानी मराइन वाटर की ऑस्मोलैरिटी कितना रहेगी ये देख लेते हैं। तो मराइन वाटर की ऑस्मोलैरिटी कहीं ना कहीं तो ज्यादा ही होगी फ्रेश वाटर से, क्योंकि फ्रेश वाटर में साल्ट कम वाटर ज्यादा, मराइन कंडीशन में साल्ट ज्यादा वाटर कम। क्लियर है? तो यहाँ ऑस्मोलैरिटी होती है अप्रोक्सीमेट अगर अपन देखें तो 1000 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 1000 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो कहाँ तो 50 मिली ऑस्मोल और कहाँ 1000 मिली ऑस्मोल, डिफरेंस समझ आ रहा है? अबे समझ रहे हो? चलो तो अब बात करते हैं भाई इन ऑर्गेनिजम्स को क्या तो दिक्कत आ सकती है और क्या उसका ये सॉल्यूशन करते हैं, ये ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मराइन फ्रेश वाटर की बात करूं, फ्रेश वाटर में कोई ऑर्गेनिज्म है, अब ये फॉर सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है फ्रेश वाटर में, ठीक है, इसको क्या तो प्रॉब्लम आएंगी और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है ये डिस्कस करते हैं अपन। तो भाई फ्रेश वाटर का ऑर्गेनिज्म है, ये देखो ऑर्गेनिज्म की ऑस्मोलैरिटी पानी की ऑस्मोलैरिटी से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की ऑस्मोलैरिटी से कितनी ज्यादा है, तकरीबन 200 से 250। समझ रहे हो? क्लियर है? ये तो 50 है और ये 200 से 300 के करीब है, तो हो गए ना इतनी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है। ठीक है, चलो अब भाई ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि अंदर साल्ट ज्यादा है वाटर कम है, बाहर वाटर ज्यादा है साल्ट कम है, यही मतलब है ना। तो अंदर सॉल्ट ज्यादा बाहर सॉल्ट कम, क्या सॉल्ट आ जा सकते हैं? नहीं आ जा सकते। तो सॉल्ट को छोड़ो, इनका कंपैरिजन करो वाटर के साथ, अंदर सॉल्ट ज्यादा वाटर कम, बाहर सॉल्ट कम वाटर ज्यादा। ठीक है, तो बाहर वाटर ज्यादा है अंदर वाटर कम है, तो दिक्कत क्या रहेगी, इनकी बॉडी में पानी भरता रहेगा भरता रहेगा भरता रहेगा। ये क्या भर रहा है? वाटर फिल हो रहा है। क्लियर है? एक तो इनकी दिक्कत है कि इनकी बॉडी में वाटर लेवल बढ़ेगा, H2O बहुत ज्यादा होगा। दूसरा अंदर सॉल्ट कम बाहर सॉल्ट ज्यादा, तो इस वाटर को ये वाटर अंदर आ रहा है बढ़ रहा है, तो कम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? मूत्र के आएंगे, मतलब एक्सक्रीशन है, यूरिनेशन। अब यूरिनेशन करेंगे पानी तो निकलेगा, उसके साथ साथ सॉल्ट भी जाते हैं। तो यहां से दिक्कत क्या रहती है, जितना पानी ज्यादा अंदर आएगा उतना ही ज्यादा एक्सक्रीशन करना पड़ेगा, यूरिनेशन करना पड़ेगा और उतने ज्यादा साल्ट बाहर चले जाएंगे। तो इनको दूसरी प्रॉब्लम है कि इनकी बॉडी से सॉल्ट बाहर जा रहे हैं, इनकी बॉडी में सॉल्ट घट रहे हैं। क्लियर है? इनकी बॉडी में सॉल्ट घट रहे हैं। चलो ये दो प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन कैसे करती है? तो एक चीज देखो, तुम लोग पानी अपने आप अंदर आ रहा है तो इसको कभी पानी पीने की जरूरत नहीं होती, नेवर ड्रिंक। अब ड्रिंक का मतलब तुम लोग कुछ और समझ लो, ये बाटली वाटली, तो नेवर ड्रिंक वाटर, ये कभी पानी नहीं पीता। ठीक है, पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन कि भाई देखो साल्ट बाहर जा रहे हैं, साल्ट को रोकना है, रोक के तो नहीं जा सकते भाई, तो देखो क्या किया जाएगा, एक सेल है इसके पास स्पेशल जिसे कहा जाता है क्लोरीन सेल। क्लियर है? या फिर आयोनोसाइट। ये क्या करता है, ये बाहर गए हुए सॉल्ट्स को उठा उठा करके अंदर लाता है और अंदर सॉल्ट्स की कंडीशन या कंसंट्रेशन मेंटेन रखता है। क्लियर है? मतलब सेकंड सॉल्यूशन क्या है, क्लोरीन सेल्स ने क्या किया, क्लोरीन सेल्स ने क्या किया, क्लोरीन सेल्स गिव्स इनपुट ऑफ, किसका इनपुट दिया भाई, सॉल्ट्स। क्लोरीन सेल्स ने सॉल्ट्स अंदर डाले हैं, इनपुट दिया है। चलो और क्या होगा, अब सॉल्ट्स तो अंदर आ गए, सॉल्ट्स की प्रॉब्लम खत्म, वाटर की प्रॉब्लम ज्यादा है, यहाँ पानी तो और ही अंदर आ रहा है। कभी पानी ना पीने से काम थोड़ी ना चलेगा, पानी तो ना पियो चलो कोई बात नहीं, पर जो बढ़ रहा है उसका क्या करोगे, उसका क्या करोगे?
तो उस वाटर को उस वाटर को कैसे निकाला जाए बॉडी से? भाई वाटर निकालने का तो एक आसान सा तरीका है कि मूत लो, मतलब यूरिनेशन कर लो, पेशाब कर लो। पेशाब करोगे तो उसके साथ सॉल्ट्स के जाने का खतरा भी है, तो भाई ऐसा यूरिन, ऐसा मूत्र ऐसा बनाया जाएगा कि उसके अंदर सॉल्ट बहुत कम होंगे। अब किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्ट्स की मात्रा घटती है, मतलब उसकी टोनिसिटी घट रही है, क्योंकि सॉल्यूशन में साल्ट्स के अमाउंट को ही तो टोनिसिटी कहते हैं हम लोग, तो उसकी टोनिसिटी घट रही है। अब टोनिसिटी घट रही है मतलब कैसा यूरिन एक्सक्रीट किया जाएगा यहां से? ये एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रीट हाइपोटोनिक, एक्सक्रीट हाइपोटोनिक यूरिन, हाइपोटोनिक यूरिन एक्सक्रीट करता है। क्लियर है? समझो, ऐसा यूरिन जिसके अंदर साल्ट्स बहुत कम होंगे। ये होता फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स में दो प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन। क्लियर है? हो गया? ये है कि भाई फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स किस तरह से ओस्मोलैरिटी रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, चलो हो गया था। ये है प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब बात करते हैं अपन कि भाई मराइन हैबिटेट में हो तो क्या प्रॉब्लम्स होगी, क्या प्रॉब्लम चेंज हो जाएगी, क्या सॉल्यूशन चेंज हो जाएंगे? तो देखो, क्या तो प्रॉब्लम होगी और क्या सॉल्यूशन होंगे। यहां बात कर रहे हैं मराइन हैबिटेट की, तो ये मराइन हैबिटेट का ऑर्गेनिज्म है इसका। तो क्या होता है इस ऑर्गेनिज्म के पास? इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी की ओस्मोलैरिटी कम है, जबकि बाहर एक्सटर्नल कंडीशन की, एनवायरनमेंट की ओस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो कितना फर्क है? अगर मैक्सिमम भी माने तो 3 गुना का डिफरेंस है। क्लियर है? 3 गुना का डिफरेंस है। अबे वो खिड़की उड़की खोली, ऑक्सीजन नहीं आ रही, खिड़की खोल, ऑक्सीजन नहीं आ रही। तो ये है, समझ रहे हो? इनको प्रॉब्लम क्या आ सकती है? तो देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या आएगी भाई? बाहर की ओस्मोलैरिटी ज्यादा, अंदर की कम, मतलब बाहर साल्ट ज्यादा अंदर साल्ट कम है, मतलब अंदर वाटर ज्यादा बाहर वाटर कम। समझ रहे हो? कंपैरेटिवली तो क्या होगा, इनको दिक्कत होगी कि भाई ये पानी निकाल रहे हैं, इनकी बॉडी से पानी निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है, रुकता ही नहीं है। समझ रहे हो? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बॉडी से वाटर लॉस होगा, पानी निकलेगा। समझ गए? तो प्रॉब्लम एक है कि बॉडी में वाटर लेवल डाउन जाएगा, डिक्रीज होगा, H2O कम होगा। क्लियर है? दूसरा सेकंड प्रॉब्लम कि भाई वाटर अंदर ज्यादा बाहर कम, तो मतलब अंदर सॉल्ट कम बाहर सॉल्ट ज्यादा। अब भाई इसका पानी निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, बार बार पानी निकल रहा है इसका, तो ऐसे में पानी की कमी ना हो जाए इसलिए ये पानी पीता है। पानी पीता तो पानी के साथ सॉल्ट्स भी आएंगे, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा है। अब सॉल्ट्स अंदर आएंगे तो दूसरी दिक्कत इसको हो रही है कि बॉडी में सॉल्ट्स की अमाउंट बढ़ रही है, बॉडी में सॉल्ट्स की अमाउंट बढ़ रही है। क्लियर है? समझ गए? तो दो प्रॉब्लम है, वाटर लेवल कम हो रहा है और सॉल्ट इंक्रीज हो रहे हैं, सॉल्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट अब इनका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो हम बात करते हैं भाई इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं ये लोग। ये सॉल्यूशन कैसे करते हैं? पहला सॉल्यूशन कि भाई वाटर अंदर ज्यादा आ रहा है ना, सॉरी अंदर से बाहर ज्यादा निकल रहा है ना, वाटर ज्यादा निकल रहा है, तो भाई ज्यादा पानी पी लियो, अनकण पालिया है, ज्यादा पानी पी लियो। यानी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रेगुलरली ड्रिंक करते हैं, रेगुलरली ड्रिंक करते हैं। क्या ड्रिंक करते हैं भाई? पूरा तो करो सेंटेंस। पानी, रेगुलरली पानी पीते हैं। दूसरा, इस पानी से क्या होगा? साल्ट अंदर आएंगे, बॉडी में साल्ट बढ़ रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम,
तो यहाँ इसका सॉल्यूशन किया जाता है। जो क्लोरीन सेल्स है ना, उनको बोल दिया जाता है कि भाई एक काम करो, तुम लोग ये जो एक्स्ट्रा में सॉल्ट्स अंदर आ रहे हैं ना, इनको बाहर फेंको, इनको बाहर फेंको। क्लियर? तो Cl सेल क्या करते हैं, क्लोरीन सेल एक्सपेल करते हैं, क्लोरीन सेल्स एक्सपेल आयंस। क्लियर है? क्लोरीन सेल्स आयंस को बाहर निकाल देंगे। क्लियर है? समझ गए? ये होता है। और भी सॉल्यूशन क्या करेगा, ये सोचने वाली बात है। बॉडी में वाटर का लेवल कम हो रहा है, सॉल्ट का लेवल बढ़ रहा है, सॉल्ट बाहर निकाल देगा, वाटर कम से कम निकालने की कोशिश करेगा। कम से कम निकालने की कोशिश करेगा तो क्या यूरिनेशन करना छोड़ देगा? नहीं, यूरिनेशन तो करेगा। तो पर कैसा यूरिनेशन करेगा? भाई बॉडी में साल्ट बढ़ रहे थे ना, साल्ट को निकालना है, अकेले क्लोरीन सेल्स को क्यों तंग करो, साल्ट निकलवाते हैं अपन यूरिन की हेल्प से भी। तो यूरिन में औकात से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, हिम्मत से ज्यादा सॉल्ट डाल दिए जाते हैं। तो उस यूरिन को हम लोग कहते हैं, ये क्या करता है, एक्सक्रीट हाइपरटोनिक यूरिन। क्लियर है? मतलब ऐसा यूरिन एक्सक्रीट करेगा जो कि हाइपरटोनिक होगा। हाइपरटोनिक यानी इसकी टोनिसिटी बहुत ज्यादा यानी कैसे होगी, इसकी टोनिसिटी होगी इस सॉल्यूशन में साल्ट की अमाउंट, और वो कितनी होगी, बहुत ज्यादा। हाइपरटोनिक यूरिन एक्सक्रीट करेगा। क्लियर है? तो ये तो है इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग हैबिटेट में आने वाली प्रॉब्लम्स, और उन प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशन करते हैं वो। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि भाई चलो ये तो प्रॉब्लम्स और उनका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है? समझ रहे हो किस तरह से सॉल्यूशन किया, क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, समझ गए ना? डाउट तो नहीं? चलो, ये तो प्रॉब्लम्स और उनका सॉल्यूशन हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ अदर पॉइंट्स की। भाई ये तो चलो नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी अपनी हैबिटेट में अपनी अपनी ऑस्मोलैरिटी रेगुलेट करके बैठे हैं, बनाए रखे हैं। ठीक है? क्यों बनाए रखे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम आ सकती है ना बनाने पे। क्या प्रॉब्लम आ सकती है भाई? अगर बाहर क्या होगा, वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, बाहर ऑस्मोलैरिटी कम होगी बॉडी फ्लूइड से, मतलब बाहर सॉल्ट ज्यादा, सॉल्ट कम है, तो वाटर ज्यादा है, बाहर वाटर ज्यादा, बॉडी के अंदर वाटर कम है, तो वाटर अंदर आने की कोशिश करेगा। ये तो प्रॉब्लम होती है, यहाँ पड़ी थी। बट इसको मेंटेन ना किया जाए तो वाटर आता रहेगा और मछली की फट जाएगी बॉडी वॉल। समझ रहे हो? मछली की बॉडी फट जाएगी। ये है, तो ये ऐसी कंसिक्वेंसेस आती हैं ऑस्मोलैरिटी के कारण। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी स्पेशल फीचर के लिए जाने जाते हैं। क्लियर है? और वो फीचर ऑस्मोलैरिटी से रिलेटेड है। पहला है हमारे भाई, कौन से? सैल्मोन। ये भी सैल्मोन है, और दूसरा एग्जांपल है हिल्सा। सालमन और हिल्सा दो मछलियां हैं। ठीक है? और ये कैसी मछलियां हैं? ये हैं माइग्रेटरी फिशेस। क्लियर है? यानी ये करती है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? तो भाई एक छोटा सा नीचे डब्बा बना के लिख लियो या अलग से लिख लियो। जब ऑर्गेनिज्म अपनी हैबिटेट छोड़ करके, यानी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म अपनी हैबिटेट छोड़ करके दूसरी हैबिटेट में जाता है, यानी कैसी हैबिटेट में जाता है? फ्रेश वाटर को छोड़ करके दूसरी हैबिटेट मराइन ही हो सकती है, मराइन वाटर में जाता है। क्लियर है? तो इस माइग्रेशन को क्या कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाना माइग्रेशन है। इस माइग्रेशन को क्या कहते हैं? और जब कुछ ऑर्गेनिजम्स यहाँ माइग्रेशन करके, ठीक है, वापस लौट करके आते हैं, तब इस माइग्रेशन को क्या कहा जाता है? ये एक दूसरे टाइप की माइग्रेशन होगी ना, समझ रहे हो?
तब इस माइग्रेशन को क्या कहा जाएगा। तो जो माइग्रेशन फ्रेश वाटर से मराइन वाटर की तरफ चल रही है उसमें क्या होगा, उस माइग्रेशन को हम लोग नाम देते हैं कैटाड्रोमस। कैटाड्रोमस कैटाड्रोमस माइग्रेशन। क्लियर है। और जब मराइन वाटर के ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर में आते हैं तो इसे बोलते हैं एनाड्रोमस। एनाड्रोमस माइग्रेशन। क्लियर है। एनाड्रोमस माइग्रेशन, ये चीज ध्यान रखना। सालमन हिल्सा दोनों माइग्रेटरी फिशेज हैं, फ्रेश वाटर से मराइन, मराइन से फ्रेश। कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस माइग्रेशन। चलो सालमन हिल्सा की बात करें तो स्पेशल फीचर क्या है भाई। तो देखो सालमन और हिल्सा माइग्रेटरी फिशेज हैं, ये फ्रेश वाटर से चल करके मराइन वाटर में भी जा सकती हैं। और मराइन वाटर में इनको दिक्कत आएगी कि बाहर सॉल्ट बहुत ज्यादा है, बाहर सॉल्ट बहुत ज्यादा है, सॉल्ट अंदर आने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा यहाँ, तो क्या होगा, क्या कुछ फंक्शन या कोई चेंज किया जाएगा। तो देखो माइग्रेटरी फिशेज हैं, इनके प्रॉब्लम है जब ये मराइन हैबिटेट में चली जाती है तो इनकी बॉडी में साल्ट बढ़ने लगते हैं, ये साल्ट बाहर निकालती है। तो हम लोग कहेंगे एक्सपेल आयंस। क्लियर है। एक्सपेल आयंस एंड किस चीज को, जो भी इलेक्ट्रोलाइट मान लो, आयन मान लो, जो भी अंदर से बाहर से, क्योंकि बाहर ज्यादा है ऑस्मोलैरिटी तो साल्ट ज्यादा है, तो आयन ज्यादा तो वो अंदर आएंगे तो एक्सपेल आयंस फ्रॉम गिल मेम्ब्रेन। क्लियर है। गिल्स की मेम्ब्रेन को यूज करके आयंस को एक्सपेल करेगा, बाहर निकालेगा। अब सोचने वाली चीज है भाई, गिल्स किस तरह के स्ट्रक्चर हैं। गिल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, जबकि यहाँ किस में हेल्प कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आयंस को एक्सपेल करने में। क्लियर है। तो ये तो है पहला कि सालमन हिल्सा माइग्रेटरी होती है, एनाड्रोमस माइग्रेशन और कैटाड्रोमस माइग्रेशन, दो तरह की माइग्रेशन है। और क्या होता है कि अगर ये कैटाड्रोमस माइग्रेशन करके फ्रेश से मराइन हैबिटेट में भी चली जाती है तो वहां दिक्कत आती है। उनका सॉल्यूशन होता है गिल मेम्ब्रेन से, गिल मेम्ब्रेन से एक्स्ट्रा आयंस एक्सपेल कर देगा। क्लियर है। ये है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्पेशल ऑर्गेनिज्म है कैंगरू। अबे अभी तो T20 वर्ल्ड कप जीते हैं कैंगरू रैट। ठीक है। नाम कंगारू है, चूहा, मतलब चूहे जैसा सब कुछ है, बस ऐसे ही किसी बावड़े बूचने चलते फिरते में कंगारू बोल दिया। कंगारू चूहा है भाई ये तो, इसलिए इसका नाम कंगारू रैट हो गया। कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो ये कैसा ऑर्गेनिज्म जो डेजर्ट में रहता है, डेजर्टेड, और क्या करता है, डेजर्टेड एंड नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल ऑर्गेनिज्म है, मतलब निशाचर है, निशाचर है, समझ रहे हो। नॉक्टर्नल ऑर्गेनिज्म है, डेजर्ट में निकलता है, निशाचर है। अबे निशाचर का मतलब भूत प्रेत आत्मा भूतनी ये नहीं होता, कतई पकड़ के फंफेड़ दो। नॉक्टर्नल का, निशाचर का मतलब होता है जो रात में चले, जैसे अपने मोदी जी हैं। तो ये एनिमल किंगडम का मोदी है कंगारू रैट। ठीक है। इसके भी सारे कांड रात में होते हैं जो मोदी के होते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट, मोदी के साथ साथ ये क्या है, ये हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड का सबसे घने बाणों वाला जीव है। बॉडी कवर्ड विद थिक हेयर्स, यानी इसकी बॉडी पे थिक हेयर्स की कवरिंग होगी, यानी कतई एनिमल्स का अनिल कपूर है ये, समझ रहे हो। अभी 14 नवंबर को बाल दिवस का एम्बेसडर भी वही है, समझ रहे हो। बाल दिवस, बाल ये तुम लोग समझ रहे हो ये वाले नहीं, बाल मैं समझा रहा हूं वो वाले, यानी एनिमल्स में अनिल कपूर है ये।
चलो और क्या होता है, तो भाई ये कभी नेवर ड्रिंक, कभी पीता नहीं है। क्या नहीं पीता? पानी नहीं पीता, कभी वाटर को ड्रिंक नहीं करता। काहे नहीं करता? इसलिए नहीं करता क्योंकि भाई क्या होगा, पानी है ही नहीं, कहां से पिएगा। अब यहाँ कोई गजबन मटके वाली थोड़ी ना जा रही है जो पानी पिला देगी, तो पानी है ही नहीं इस रेगिस्तान में, चाहे खोद के मर जाओ तो ना मिले, ये कहां से पी लेगा, इसकी क्या औकात है, तो ये कभी पानी नहीं पीता। तो फिर इसकी बॉडी काम कैसे चलाती है, तो भाई बॉडी खुद वाटर जनरेट कर लेती है, अगर ना मिले तो कैसे जनरेट कर लेगी, तो ये यूज करेंगे, यूज मेटाबॉलिक वाटर, मेटाबॉलिक वाटर, मेटाबॉलिक वाटर का यूज करेंगी। क्लियर है? कंगारू रैट मेटाबॉलिक वाटर का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, तो इनके पास फैट स्टोर्ड रहता है, ठीक है, तो फैट ऑक्सीडेशन से, फैट ऑक्सीडेशन से फैट को ऑक्सीडाइज करके क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिक वाटर बनाते हैं, क्योंकि बाहर तो पानी कहीं है ही नहीं, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस पानी के बिना चल नहीं सकते, तो वाटर बनाना जरूरी है, तो फैट को ऑक्सीडाइज करके वाटर बनाते हैं और उसे यूज करते हैं। अब वो ज्यादा यूज ना हो जाए, ये कैसे पता चले, जब हम लोग ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस ना चलाएं। ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस कब नहीं चलती, जब ऑक्सीजन कम मिले, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन रेस्पिरेटरी रिएक्शंस है, और रेस्पिरेटरी रिएक्शंस ऑक्सीजन बिना नहीं होगी। ऑक्सीजन कम मिले, ऑक्सीजन कम मिले, समझ रहे हो, तो क्या होगा, ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन हो जाएगी। तो इसका सिम्टम है कि ब्रीदिंग रेट क्या होगा, ब्रीदिंग रेट के साथ क्या होगा, ब्रीदिंग रेट इनकी स्लो डाउन चली जाएगी काफी ज्यादा। क्लियर है? ये है, समझ रहे हो, ये तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ और भी पॉइंट्स हैं। देखो जैसे भाई चलो ठीक है, तुम लोग कह रहे हो तो मान लेते हैं कि ये भाई मेटाबॉलिक वाटर यूज करता है, मेटाबॉलिक वाटर यूज करता है, मेटाबॉलिक वाटर यूज करने के लिए फैट होना चाहिए, फैट को ऑक्सीडाइज करना पड़ता है, और फैट कहाँ से लाओगे, बाहर तो कुछ खाने का ही नहीं, तो बाहर होता है, जैसे अपने किक्कर, बोर्डी, खेजड़ी, ये ऐसे पेड़ है ना, इनके बीज होते हैं बाहर, और ये वो बीज खाता है, ठीक है, हम लोग कहेंगे फीड्स ऑन ड्राई सीड्स, सूखे बीजों पे फीड करता है। क्लियर है? सूखे बीजों को खाता है, फीड्स ऑन ड्राई सीड्स। और हम लोग क्या कहें भी, और पॉइंट क्या कह सकते हैं कंगारू रैट के लिए, तो देखो ब्रीदिंग रेट स्लो करके वाटर लॉस कम कर लिया, वाटर लॉस कम कर लिया, और वाटर लॉस कैसे कम किया जा सकता है, भाई रात को निकलना शुरू कर दिया ना इसने, दिन में पसीने आते, पानी खराब होता, वाटर लॉस होता, तो रात को निकलने शुरू कर दिया। और क्या तरीका अपनाता है, और तरीका अपनाता है कि भाई जो मूत्र में, यूरिन में जो वाटर लॉस हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, उसको कतई निचोड़ के फिर निकालो, कतई निचोड़ लो। निचोड़ने का मतलब कि वहां वाटर रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगी, किडनी में जब यूरिन बन रहा हो, यूरिन में से पानी सबसे ज्यादा अवशोषित किया जाएगा, रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, तो वो कौन करता है, यहाँ प्रेजेंट होता है दुनिया में सबसे लंबा, इनके पास दुनिया में सबसे लंबा है, सबसे लंबा है, क्या है अभी सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट हेनलेज लूप, इनके पास सबसे लंबा हेनले लूप है। तो क्या करेंगे, ये एक्सक्रीट करेंगे, क्या एक्सक्रीट करेंगे, ऐसा यूरिन जो कि हाइपरटोनिक होगा, हाइपरटोनिक यूरिन। क्लियर है? मतलब यूरिन में से सब पानी तो निचोड़ ही दिया, तो अब वाटर के बजाय साल्ट बहुत ज्यादा हो गए, साल्ट बहुत ज्यादा हो गए, तो हाइपरटोनिक यूरिन एक्सक्रीट किए जाएंगे। क्लियर है? हाइपरटोनिक यूरिन एक्सक्रीट होगा ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर, कैंगरू रैट के अंदर, समझ गए, इसके फीचर्स इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो बाकी बातें अपन कल करेंगे, ठीक है, ओके।